केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 60वां डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में कहा कि अब पुलिसिंग में पारंपरिक तरीकों के बजाय तकनीक और डेटा ड्रिवन सिस्टम की भूमिका बढ़ेगी। उन्होंने इन्फेसिस किया कि फ्यूजिटिव अर्थात भगोड़ों को भारत वापस लाने, आतंकवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गिरोहों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे नेट ग्रेड फॉरेंसिक साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए देशव्यापी स्तर पर पुलिस नेटवर्क और विशेष सुरक्षा प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया। ये कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम था विकसित भारत सुरक्षा आयाम, कानून व्यवस्था, आतंकवाद निवारण, नशीली दवाओं, फॉरेंसिक सुधार और बहु एजेंसी कोऑर्डिनेशन जैसे सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक रणनीति तय करने का मंच साबित हुआ। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई है, जिसके तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब 11 दिसंबर तक चलेगी। पहले इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, लेकिन मतदाता सूची को और अधिक सटीक व अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया है। इस अवधि में नए मतदाता अपना नाम जोड़ सकते हैं, पुराने मतदाता अपने विवरण सही कर सकते हैं और गलत या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने का मौका भी मिलेगा। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर के तहत 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं का बेहतर सत्यापन किया जा सकेगा, जिससे आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची और अधिक पारदर्शी और सही बन सकेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के मौलाना को एनआईए ने संदिग्ध आतंकवादी उमर के फोन में उनका नंबर मिलने के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां करीब 20 घंटे तक उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। जांच टीम ने उनके मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और डिजिटल डेटा खंगाला। पूछताछ के दौरान मौलाना हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं में पूरा सहयोग किया है। एनआईए को प्रारंभिक जांच में कोई ठोस आपत्तिजनक प्रमाण नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये मामला दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़े गए आतंकवादी उमर से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच के तहत सामने आया था, जिसमें कई संदिग्ध नंबरों और संपर्कों की पड़ताल की जा रही थी। उत्तराखंड में चमोली जिले में रविवार सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी। भूकंप का झटका 30 नवंबर 2025 को लगभग 10:27 पर महसूस किया गया और इसे धरती की सतह से लगभग 5 किलोमीटर गहराई पर दर्ज किया गया। झटके के बाद स्थानीय लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में अचानक हुई इस हल्की लेकिन अचानक आई भूकंपी कंपन से आम लोगों में दहशत देखी गई। हालांकि अभी तक किसी जान माल की हानि या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता एमएस उमेश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और 30 नवंबर 2025 को बेंगलुरु के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उमेश की शुरुआत मात्र 4 साल की उम्र में हुई थिएटर से हुई थी। बाद में उन्होंने कई दशक तक फिल्मी और थिएटर दुनिया में काम किया। उनकी फिल्मी यात्रा 1960 में शुरू हुई, पहली फिल्म मक्कला राज्य से, लेकिन असली पहचान उन्हें 1977 की फिल्म कथा संगमा से मिली। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें कॉमेडी के साथ साथ गंभीर और चरित्र भूमिकाएं भी शामिल थीं। उनकी हास्य कौशल, सहज अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा का एक अविस्मरणीय चेहरा बना दिया। उनके निधन से सिर्फ कन्नड़ फिल्म पारिस्थितिकी ही नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के दर्शकों का एक प्रिय कलाकार भी खो गया है। उनकी फिल्मों, हंसी ठिठोले और अभिनय की शैली को लंबे समय तक याद किया जाएगा। शहजाद भट्टी यानी पाकिस्तानी डॉन द्वारा मिले जान के खतरे के बीच अनमोल ने सुरक्षा के लिए अदालत से बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैकेट की मांग की है। उन्होंने दलील दी है कि भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्हें और उनके परिवार को खुलेआम मारने की धमकी दी है। अर्जी में कहा गया कि ये पहली बार नहीं है। मार्च 2025 में इसी भट्टी की धमकियों के बाद पंजाब में एक ग्रेनेड हमला हुआ था, इसलिए इस बार खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दावा किया है कि भट्टी की धमकी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय टेरर गैंगस्टर मॉड्यूल पकड़ा गया है, जो अनमोल को टारगेट कर रहा था। अनमोल की सुरक्षा याचिका पर अब अदालत एनआईए मुख्यालय में विशेष सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने इस आधार पर उसकी हिरासत 7 दिन बढ़ा दी है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में 30 नवंबर 2025 को हुए उपचुनाव में मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कुल 51 उम्मीदवार, जिनमें 26 महिलाएं भी शामिल थीं, विभिन्न पार्टियों के लिए चुने गए थे। इस उपचुनाव को उस समय देखा जा रहा है जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एमसीडी चुनाव मैदान में थीं, इसलिए इसे उनकी राजनीतिक ताकत की परीक्षा माना जा रहा है। 9 वार्ड पहले से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और 3 वार्ड आम आदमी पार्टी यानी एएपी के पास थे। अब इनकी साख और जन समर्थन भी इस उपचुनाव से परखा जाएगा। चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, जिससे ये तय होगा कि राजधानी में नागरिक निकाय में किस पार्टी का दबदबा बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी 30 नवंबर 2025 को एक अनोखे सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई, जिसमें लगभग 22 जोड़ों ने एक साथ विवाह के 7 फेरे लिए। बाबा रामदेव ने समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार कर वर वधू और अन्य दूल्हा दुल्हनों को आशीर्वाद दिया।
इस विवाह समारोह की खास बात ये रही कि इसे भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह नहीं बल्कि सादगी और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ सजाया गया, ताकि दिखावे और खर्चीली शादियों की बजाय सादगी और समता का उदाहरण बने। समारोह के दौरान धर्मगुरु एवं पंथाचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद थे। हल्के फुल्के वाक्यों में बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह इस समारोह में एक मुख्यमंत्री का बेटा और एक आम नागरिक यानी ड्राइवर का बेटा दोनों बराबरी से विवाह के बंधन में बंधे, वही असली सामाजिक समानता है। और उन्होंने शास्त्री से कहा कि उनकी शादी भी इसी तरह सामूहिक सम्मेलन में कर दी जाएगी। इस तरह से इस शादी समारोह ने केवल एक पारिवारिक विवाह नहीं बल्कि समाज में दिखावे और भेदभाव के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक मैसेज देने की कोशिश की, सब एक का, जिसमें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव मिटाकर सादगी और समानता को महत्व दिया गया। विराट कोहली ने रांची में हुए पहले वनडे मुकाबले में इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए शानदार पारी खेलते हुए 102 गेंदों में अपना 52वां ओडीआई शतक पूरा किया। उन्होंने 135 गेंद की पारी में 11 चौके और 60 छक्के लगाए और मैच में भारत की जीत की नींव रखी। शतक पूरा होते ही कोहली की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने हवा में उछलकर बल्ला उठाया, अपनी रिंग पेंडेंट को चूमा और अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन जश्न के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक उत्साही प्रशंसक सुरक्षा गार्ड्स को चकमा दे मैदान की ओर दौड़ा और सीधे कोहली के पैर छू लिए। मैच में दूसरी ओर हर्षित राणा और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों ने भी अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से मुकाबला पड़ला भारत के पक्ष में झुका दिया, जिसे टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। उनके इस दमदार प्रदर्शन ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसी मैच में विराट कोहली ने भी एक ही फॉर्मेट में अपने करियर की सबसे बड़ी सेंचुरी जड़ी, जिससे टीम इंडिया का मनोबल और बढ़ गया। दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की शानदार पारियों ने भारतीय बल्लेबाजी की ताकत को एक बार फिर से साबित किया और क्रिकेट रिकॉर्ड बुक में नए अध्याय जोड़ दिए। हिमाचल प्रदेश को इस साल हॉकी की मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिला है। इस टूर्नामेंट में प्रदेश स्तर पर महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजन के दौरान गांवों और ग्रामीण इलाकों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज भी की जाएगी, ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। राज्य हॉकी संघ ने खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण कैंप और चयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का आश्वासन दिया है। इस प्रतियोगिता से न केवल खेल का विकास होगा बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में ओमान को करारी शिकस्त देते हुए 17-0 से हराया। इस शानदार जीत में भारतीय टीम के खिलाड़ी बेहद आक्रामक और सटीक खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। दिलराज ने अकेले 4 गोल दागे, जबकि मनमीत और अर्शदीप ने हैट्रिक लगाकर टीम के स्कोर को और बढ़ाया। इस बड़ी जीत में भारतीय टीम को टूर्नामेंट में आत्मविश्वास और बढ़त दी है। टीम की तेज रफ्तार और सामूहिक खेल ने दर्शकों और विशेषज्ञों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। टिहरी में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का 30 नवंबर 2025 को भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को मेडल और ट्रॉफियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता ने न केवल खेलों के प्रति युवा प्रतिभाओं की रुचि बढ़ाई है, बल्कि भारत में शीतकालीन और एडवेंचर खेलों के नए युग की शुरुआत का संदेश भी दिया है। प्रतियोगिता में राफ्टिंग, कयाकिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स में प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टिहरी को एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। साइक्लोन डिटवा का कहर तमिलनाडु और पुदुचेरी में देखा गया। तमिलनाडु में इस तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हुई और 149 जानवरों की भी जान चली गई। पुदुचेरी में कल के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को तुरंत सक्रिय कर दिया है। और अंत में मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विविध रहेगा। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में शीतलहर और घना कोहरा छाए रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी के साथ तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास रहेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल 12 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 14 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर 13 डिग्री सेल्सियस में ठंडी हवाएं और कोहरा बढ़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में शुष्क शीतल मौसम बरकरार रहेगा। पूर्वी राज्यों जैसे बिहार 16 डिग्री सेल्सियस, झारखंड 15 डिग्री सेल्सियस, पश्चिम बंगाल और ओडिशा 18 से 20 डिग्री सेल्सियस में हल्की ठंड के साथ असंभव बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान डिटवा के कारण तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में भारी बारिश, गरज चमक और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट जारी है, जिससे चेन्नई में स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कर्नाटक 24 डिग्री सेल्सियस में सामान्य शुष्क मौसम रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।